अभी रिसेंट टाइम्स में हमें गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक टसल सी देखने को मिल रही है और इसे मीडिया में भी काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट बॉडीज इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो लॉ मिनिस्ट्री यानी हमारी गवर्नमेंट और दूसरे तरफ है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी जुडिशरी। अब भाई दोनों के बीच दिक्कत क्या है और क्यों इतना ज्यादा कोलोजियम सिस्टम का नाम निकल कर आ रहा है और क्यों हमारे लिए जानना इतना जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में प्रॉब्लम क्या है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का तरीका क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में, और क्या कोलोजियम का कोई सोल्यूशन भी है। लेकिन अब इसके पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, यहां पर मेरे पास है आप लोगों के लिए एक सवाल। हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यूयू ललित जी, वो इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे और उनका टेन्योर कितने दिनों का था। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अटेम्प्ट करें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें क्योंकि टुवर्ड्स द एंड मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, यानी 3 अंग, जिसमें आते हैं लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका। अब इनका काम होता है देश में कानून बनाने का, मतलब लॉ मेकिंग। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव, इन्हें व्यवस्था पालिका भी कहा जाता है, और इसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय, ये सब आ जाते हैं। और इनका काम होता है कि जो भी कानून बन रहे हैं उन्हें देश में इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद जो तीसरा अंग है वो है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, और इसमें सारे कोर्ट्स और जजेस आ जाते हैं। अब इनका काम ये होता है कि जो भी कानून बन रहे हैं उनको इंटरप्रेट करना और ये बताना कि वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। तो तीनों ऑर्गन्स के काम अपनी अपनी जगह डिवाइडेड रहते हैं मोस्टली। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पे कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देखिए, रिसेंटली हुआ ये कि किरण रिजिजू, जो कि हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर है, वो एक इवेंट में गए थे। वहां पे उन्होंने कोलोजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि ये सिस्टम बहुत ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो थोड़ा सा भी टाइम लेते हैं और समझते हैं कि कोलोजियम सिस्टम क्या है। तो देखिए, कोलोजियम यानी कि एक पैनल ऑफ जजेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, साथ ही उनके ट्रांसफर को भी देखते हैं। अब ये सिस्टम संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व किया है, विकसित किया है। अब इससे पहले कि हम जाएं कि वो जजमेंट कौन से थे, हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर। सबसे पहला आर्टिकल की बात करते हैं, वो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। अब ये आर्टिकल कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसे अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही, लेकिन उनको कंसल्टेशन यानी कि राय लेनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अब इसके बाद जो है आर्टिकल 217 क्लॉज 1 है, वहाँ पे भी सेम चीज़ दी हुई है कि भाई प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट कर सके, लेकिन उनको कंसल्ट करना होता है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ या फिर उस राज्य के गवर्नर के साथ। तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन है यानी कि उनकी राय लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके बाद देखते हैं उन जजमेंट्स को जिसके थ्रू ये सिस्टम इवॉल्व हुआ था। तो इसमें सबसे पहला जजमेंट है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1981 में हुआ था। अब ये पूरा केस क्या है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस किसी का भी नाम रेकमेंड करेंगे जज बनने के लिए, उसे गवर्नमेंट एक वैलिड रीजन देकर रिफ्यूज कर सकती है, यानी मना कर सकती है। और इससे ऑटोमेटिकली हुआ ये कि जो गवर्नमेंट है उनके पास ज्यादा पावर आ गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, और यह सिलसिला आने वाले 12 सालों तक चलता रहा। अब इसके बाद हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसे सेकेंड जजेस केस के नाम से भी जाना गया, और यह केस हुआ था 1993 में। और इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कोलोजियम सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना पड़ेगा। अब यहां पर ओपिनियन लेने का मतलब सिर्फ उनकी राय लेना नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस किसी का भी नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज अ जज।
अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही ओपिनियन नहीं, बल्कि उनके साथ 2 एग्जिस्टिंग सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी मैटर करेगा। तो देखिए यहां पर एक पैनल सा बन गया जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, साथ में 2 एग्जिस्टिंग सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आ गए, और इसी को कोलोजियम सिस्टम कहा गया। अब इसके बाद 1998 में हुआ री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998, और जिसे द 3rd जजेस केस के नाम से भी जाना गया। अब इसमें हुआ ये कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे जो कोलोजियम का साइज पहले 3 मेंबर्स का था उसे 5 मेंबर्स का कर दिया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 एग्जिस्टिंग सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम की। इसके अलावा हाई कोर्ट का भी अपना कोलोजियम है, जहां पर आते हैं चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, साथ में 2 सीनियर एग्जिस्टिंग जजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब इसी प्रोसेस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सपोज मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जज हूं। क्या बोला तूने? हाँ भाई, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इतनी क्रिएटिव फ्रीडम तो मैं ले ही सकता हूं। तो अब अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनको मेरे नाम का प्रपोजल लाना होगा और कोलोजियम से कंसल्ट करना होगा। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एग्जिस्टिंग सीनियर जज से भी कंसल्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं आ तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से ही रहा हूं। और वहां पे मेरा नाम फाइनलाइज होने के बाद वो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास, जो कि अगेन उसे फॉरवर्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के पास से वो नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट करेंगे एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसी सिस्टम के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, यानी नेगेटिव पॉइंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये सिस्टम बहुत ओपेक है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब कोई भी कैंडिडेट क्यों सेलेक्ट हो रहा है, किस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है, ये हमें कभी नहीं पता चलेगा, और इसके बारे में ही हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी बोला था। सेकेंड क्रिटिसिज्म पे आए तो वो बोलता है कि इसमें स्कोप ऑफ नेपोटिज्म दिखता है, यानी कि जो जजेस कोलोजियम सिस्टम का पार्ट है वो सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों को ही एज अ जज एलिवेट करते हैं, ये भी संभावना इसमें बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो बोलता है कि भाई इस सिस्टम की वजह से ना बहुत सारे टैलेंटेड जूनियर जजेस और एडवोकेट को भी ओवरलुक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे है तो ये बोलता है कि भाई क्योंकि ये सिस्टम है जिसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट है जजेस की वो टाइम पे नहीं हो पाती, क्योंकि भाई जजेस को कोर्ट में हियरिंग भी करनी है, फिर अपॉइंटमेंट भी करना है, तो उसमें काफ़ी लेट हो जाता है और कभी कभार टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से केसेस की पेंडेंसीज भी बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ कि इस कोलोजियम का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, एक सोल्यूशन लाने की कोशिश करी गई थी 2014 में, जहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 99th अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा। अब इस कमीशन के अंदर एक पैनल होता जिसमें आते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि चेयरमैन होते इस कमीशन का, साथ ही 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इसके साथ यूनियन लॉ मिनिस्टर भी होते और 2 नॉमिनेटेड पर्सन होते। अब ये जो 2 नॉमिनेटेड पर्सन है इन्हें कौन चुनता, तो इन्हें चुनते हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये 3 मिलके इन 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुनते। और ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इनमें से एक जो है वो या तो SC या तो ST या OBC या फिर माइनॉरिटी कमिटी या फिर एक विमेन होनी चाहिए। और इन दोनों नॉमिनेटेड मेंबर्स को सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता, जिनका दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। अब उस समय इसे एक ब्रॉड माइंडेड फोरम माना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया और यह बोला कि यह कमीशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर करता है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी वजह से हमें गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में ये गर्मा गर्मी देखने को मिलती रहती है। आपको क्या लगता है कि ये कोलोजियम सिस्टम रहना चाहिए या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को आना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आ जाते हैं उस सवाल पे जो कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। तो उसका जवाब ये है कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे
और इसके साथ ही उनका टेन्योर उस समय था सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीनों का, यानी 74 डेज का। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि भाई देखिए, जजेस के रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स की, और उन 2.5 महीनों के बाद वो 65 की एज को अटेन करने वाले थे, इसलिए उनका रिटायरमेंट जल्दी हो गया और सिर्फ 2.5 महीनों का टेन्योर था। तो अब यहाँ एट लास्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेशन है ना, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।